Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome to Study with Krish Vardhan. In this video, we are studying about structure of atom. आप लोगों को पता है कि NTSC 2023 का प्रिपरेशन इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानी हम लोग को नहीं होने वाली है। हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ों को समझेंगे और NTSC की प्रिपरेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ईश्वर का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़े थे और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हर एक चीज़ों को हम लोग ने समझा था। तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ एटम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर का नेम ही देखकर आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग एटम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एटम्स क्या होता है थोड़ा उसे हम लोग समझते हैं। तो एटम्स जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब मैटर का, कोई भी मैटर का वह सबसे छोटा चीज़ होता है जिससे वह मैटर मिलकर बना होता है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, एक बिल्डिंग बनी है, वह किससे बनी है? एक एक ईंटे से मिलकर क्या बना है? एक बिल्डिंग बना है। वैसे ही कई एटम से मिलकर क्या बना है? एक मैटर बना है। समझ में आया आप लोग को? तो हम लोग एटम्स को बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ मैटर कह सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर मैटर, कोई भी मैटर जो है वो अलग है तो क्यों अलग होता है? क्योंकि उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। कोई मैटर है, जैसे एक पेन है और एक इरेजर है, तो पेन इरेजर क्यों अलग है? तो उसमें जो एटम प्रेजेंट है, इरेजर में जो एटम्स प्रेजेंट है और पेन में जो पेन में जो एटम्स प्रेजेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। इसीलिए मैटर क्या है? डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ मैटर क्या होता है? एटम होता है। एटम से ही मिलकर कोई मैटर बना होता है। तो जैसा एटम रहेगा वैसा ही क्या होगा? मैटर होगा। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, मैटर का सबसे छोटा यूनिट है, जो कि वो एटम्स भी किसी चीज़ से मिलकर ही बना है। कोई ना कोई चीज़ें इस धरती पर किसी न किसी चीज़ें से मिलकर ही बनी हैं। तो एटम्स भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पार्टिकल्स होते हैं चलिए उसे समझते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं तो वह क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मतलब एटम्स जो है वह एटम्स के पास चार्ज पार्टिकल्स होता है। इसीलिए तो मैटर भी या ऑब्जेक्ट भी कोई, अगर हम लोग उसे रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो एटम्स से ही मिलके क्या बना है? मैटर बना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एटम के अंदर क्या होगा? चार्ज पार्टिकल्स होगा, तभी क्या है? मैटर के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स है। तो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स को हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो आप लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा था, अब आप लोग कहेंगे हम लोग ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा था कि इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसे हम लोग देख नहीं सकते। तो अब आप लोग कहेंगे वह हम लोगों ने गलत पढ़ा था। नहीं, वह भी आप लोगों ने सही ही पढ़ा था। लेकिन क्या होता है इस वीडियो में आगे, इस लेक्चर में आगे, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते जाइए कैसे क्या होता है। समझ में आया आप लोग को? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ऑलरेडी शुरू है ऐसे ही मैंने आप लोग को थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि जो एटम्स होता है वह 3 चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स होता है दोस्तों, वह क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब निगेटिवली चार्ज हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसा पार्टिकल्स है? तो वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है एटम का।
जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दोस्तों बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। और इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1 होता है। और इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल ई माइनस होता है। इसका सिंबल इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई माइनस होता है। और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही छोटा होता है। यह कहाँ पाया जाता है, यह न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है इसे हम लोग आगे समझेंगे। प्रोटॉन्स क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है एटम का। इसका जो सिंबल होता है वो P- होता है। स्मॉल p होगा, कैपिटल नहीं होगा, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रोटॉन से हम लोग पता चलता है, P से क्या पता चलता है, पॉजिटिव, और E से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन से वह क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन से हम लोग को पता चलता है N क्या है, न्यूट्रॉन्स है, तो N से क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वह कैसे चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रल होता है। समझ में आया, मतलब ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता, इसीलिए इसे क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि जो एटम्स हैं वो 3 पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चलिए अब डिस्कवरी समझते हैं कि प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किसने किया, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया, न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया। तो प्रोटॉन्स का डिस्कवरी रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट साहब ने, रुदरफोर्ड साहब ने किया। किस एक्सपेरिमेंट से किया, तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन्स का डिस्कवरी रुदरफोर्ड साहब ने किया। ये इसे आप लोग लर्न कर लेंगे, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप लोग बस इतना पता कीजिए कि किस एक्सपेरिमेंट से रुदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया। तो वह जो एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, तो वह है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने किया, जो कि बहुत ही माने जाने साइंटिस्ट थे। ये किस एक्सपेरिमेंट से पता चला, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुआ, तो वह कैथोड रे ट्यूब से हुआ। आज बहुत हिचकिचाहट हो रही है, पता नहीं क्यों, इसीलिए आप लोग क्षमा करेंगे। चलिए अब न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया दोस्तों, तो वह जेम्स चैडविक थे। जेम्स चैडविक साहब के द्वारा न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, रुदरफोर्ड, थॉमसन और जेम्स चैडविक, इन्होंने ही मिलकर क्या किया, एटम्स के पार्टिकल्स का खोज लगाया और पता किया कि एटम्स भी किसी से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। तो ये इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही हम लोग का आँख से पट्टा हटाया। क्योंकि हम लोग तो समझ रहे थे कि एटम ही सबसे क्या है, छोटा है, इससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं। चलिए अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन हम लोग को पता है, कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। क्या होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। इसका मास क्या है, एमयू में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास क्या है, तो ये है। इसको लर्न करना कोई आप लोग को जरूरी नहीं है। चलिए, और इसका मास इन ग्राम में क्या है, इसका मास, तो इसका मास ग्राम में है 0.0091 इंटू 10⁻⁻24। इसे हम लोग 9.1 इंटू 10⁻⁻31 भी राइट कर सकते हैं। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसका जो चार्ज होता है, इसका वैल्यू जो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे माइनस है, लग गया, यहाँ पे माइनस लग गया है, और प्रोटॉन में माइनस नहीं लगा है, मतलब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो वैल्यू सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया है, माइनस लग गया है, और प्रोटॉन क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है।
तो वैल्यू सेम है, इसे आप वैल्यू को आप लर्न कर लेंगे। वैल्यू क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 ही बस आप लोग बोल सकते हैं, 262 कोई बोलना जरूरी नहीं है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 होता है। न्यूट्रॉन का तो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। इसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और इसका जो मास होता है वह क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब आप लोग यहाँ से क्या सीखे, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम है, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही छोटा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वह किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस से बाहर पाया जाता है ना, इसीलिए इसका जो मास है वो छोटा होता है। और ये न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये इनके जो मास का वैल्यू है वो क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब हम लोगों ने पता किया कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं ये बताइए, एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग पता है एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में। एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब ये जो होते हैं ये बैलेंस होते हैं। अब प्रोटॉन्स जो होता है दोस्तों वह एटम के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एटम के बाहर होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटम को रिमूव कर सकता है। कैसे रिमूव कर सकता है इसे हम लोग आगे समझेंगे। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो सकता है, रिमूव कर नहीं सकता है, रिमूव हो सकता है एटम से। कैसे हो सकता है उसे हम लोग आगे समझेंगे। चलिए अब कैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में। देखिए जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं उसे आप लोग, अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को माइंड में सेट होगा, तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत ही अच्छे समझ पाएंगे। तो क्या कारण था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इस चैप्टर में हम लोग को फेल नजर आ रही है? क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पास्टुलेट था उससे हम लोग को पता चलता है कि जो एटम्स है वो सबसे छोटा होता है। मैटर एटम से ही मिलकर क्या बना होता है, मैटर बना होता है, और एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। और जो सेकंड पास्टुलेट था वो था एटम्स जो होते हैं वो न तो डिस्ट्रॉयड होते हैं और न ही बनते हैं, न ही फॉर्म होते हैं, न ही डिस्ट्रॉयड होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। और एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के वही सेम नेचर शो करते हैं जैसा कि एलिमेंट्स का नेचर होता है। सेम साइज भी शो करते हैं, मास भी शो करते हैं और कैरेक्टर भी शो करते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टीज जो है पूरा सेम शो करते हैं वो। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स का हम लोग एटम्स ले तो वह डिफरेंट नेचर शो करेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। एटम से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है। एक रेशियो में एक होल नंबर से मिलकर ही क्या बनेगा, एटम से कंपाउंड बनता है। एटम जब मिलेगा एक होल नंबर के रेशियो में तभी क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है। जो कंपाउंड होता है वो कांस्टेंट नंबर और एक ही एटम से ही क्या मिलकर बना होता है। डाल्टन का कहना था कि एटम जो होते हैं ना तो क्रिएट होते हैं ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन इनके डिस्कवरी में ये भी बताया गया था कि जो एटम्स होते हैं उन्हें हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हम लोग को नजर आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। उन्हें और हम लोग तोड़ सकते हैं, उन्हें हम लोग और तोड़ सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे, ये थोड़ा हमको समझना है।
देखिए, ये जो डाल्टन साहब कहे थे कि एटम्स जो होता है उन्हें हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ये किस पर्पज से कहा गया था? तो वह डाल्टन साहब जिस पर्पज से कहे थे वह सही कहे थे, इनका भी कहना सही था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एटम्स ही सबसे छोटा होता है मैटर का, मतलब किसी भी इस धरती पर एटम ही सबसे छोटा है जो उस मैटर का प्रॉपर्टी शो करता है, उसी का मतलब जो है साइज शो करता है, नेचर शो करता है। समझ में आया आप लोगों को? मतलब इस लिहाज से कहा गया था कि एटम्स ही सबसे छोटा पार्टिकल्स है जो कि किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अब हम लोग कहें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन शो कर सकता है प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का, तो नहीं कर सकता। वह तो सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे छोटे हैं, लेकिन वह किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। अगर आप लोग किसी मैटर का इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो आप लोग बता देंगे कि वह कैसा मैटर है, वह कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है? नहीं बता पाएंगे। तो वह किस लिहाज से कहा गया था डाल्टन साहब के द्वारा, किस पर्पज से कहा गया था, इनका भी कहना गलत नहीं था। इस चैप्टर में बस हम लोग समझेंगे कि डाल्टन साहब ने क्या नहीं बता रखा था, वह कैसे और अच्छे तरीके से बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बता पाया। तो इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे फेल नज़र आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, फेल है, लेकिन इस बंदे ने, इस डाल्टन साहब ने बहुत ही अच्छा एटॉमिक थ्योरी बताया। इसमें बहुत ही हम लोग को एक सीरियल वाइज, एक सेंटेंस वाइज बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग को समझाने की कोशिश की, तो इसके लिए इनको भी सैल्यूट आप लोग कीजिएगा जरूर। चलिए, मैंने आप लोग बताया था एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सुनिए अब मेरी कहानी। एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है? वह स्पेशली उस एलिमेंट्स में, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़ा था कई एलिमेंट्स का, वह होता क्या है? हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कई पढ़े थे, तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। मैंने आप लोग बताया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है या नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप लोग लर्न कर लेंगे। मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर कुछ नहीं होता। मास नंबर क्या होता है? उस एलिमेंट्स में कितना प्रोटॉन्स है, कितना प्रोटॉन्स है और कितना न्यूट्रॉन्स है, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस एलिमेंट्स का हम लोग ऐड कर दें तो क्या निकल के आ जाता है? मास नंबर निकल कर आ जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो बताया एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं होता है? क्यों न्यूट्रॉन्स के नंबर्स के इक्वल नहीं होता? मैंने आप लोग को बताया कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है दोस्तों, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर से सेम नहीं होता। समझ में आया? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे और एटॉमिक नंबर एक दूसरे में इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होता, वो सेम नहीं होता। वो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। अब कैसे हम लोग एटॉमिक सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे भी किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास दोनों एक ही साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम है या नियॉन है। तो देखिए ये क्या है, ऊपर जिसको लिखेंगे वो क्या होगा? मास नंबर होगा, और नीचे जो लिखेंगे वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को कैपिटल ए से। तो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है, तो इसको नीचे राइट करेंगे। और कोई
और उसका मास क्या है 14 है, तो उसे ऊपर राइट करेंगे। समझ में आया? तो चलिए एक और है मैग्नीशियम का हम लोगों ने लिया है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग लर्न किए होंगे। तो आप लोग को मैंने कहा था कि आप लोग लर्न कर लेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। और उसका मास नंबर जो होता है वो 24 होता है। तो कैसे ये रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैंने आप लोग को बताया था, और उतना ही क्या होगा एटॉमिक नंबर भी होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मतलब 12 एटॉमिक नंबर भी है और प्रोटॉन्स भी क्या है 12 है और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है 12 है। तो न्यूट्रॉन्स इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स भी इसमें 12 ही है। न्यूट्रॉन सेम होता नहीं है, बाई चांस सेम हो जाता है। तो मास नंबर क्या होता है हम लोग को पता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ऐड कर देंगे तो क्या होगा, मास नंबर हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12 है और उसका एटॉमिक मास 24 है। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, मास नंबर को ऊपर राइट किए हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे राइट किए हैं। अब चलिए देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। थॉमसन साहब के द्वारा कुछ एटॉमिक मॉडल बताई गई, वह बहुत ही खतरनाक थी। अगर आप तरबूजे को नहीं देखे हैं, वाटरमेलन को नहीं देखे हैं तो देख लें। गर्मी का दिन है, आप लोग खाते होंगे इस समय, आशा करता हूं मैं। तो इसको ध्यान से देख लें, इसे मत देखें, इसे अभी आप लोग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से अभी देख लें। देख लिया, आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमसन के मॉडल में क्या क्या कहा गया है, तो उन्होंने कहा है जो एटम होता है वह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। मतलब जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, मतलब गोल होता है और उसमें क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो मतलब निगेटिवली चार्ज होता है वह उसमें रहता है। कैसे रहता है मैं अभी आप लोग बताऊंगा। तो जो निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं वह इक्वल होते हैं। मैंने आप लोग बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज। तो हम लोग को पता चल चुका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही निगेटिव चार्ज रहेगा। इसीलिए जो एटम्स होते हैं, चाहे कोई भी एटम हो, वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जैसे मैं आप लोग को बता दूं, मैंने आप लोग को बताया और आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना और उसे ऑब्जर्व किया कि एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए -2 और +2 को हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 होता है तो क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे कोई भी एटम हो वो क्या होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो जो फर्स्ट मॉडल था वह थॉमसन मॉडल था एटम के बारे में। चलिए और भी कुछ है। उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया उसे समझते हैं। उन्होंने एटम को क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस वाला केक जो होता है जिस पर ऊपर जो है सूखे फल होते हैं, और वाटरमेलन या वाटरमेलन से कंपेयर किया। कई बुक में इससे कंपेयर करके बताया जाता है, कई बुक में इसमें वाटरमेलन से कंपेयर करके बताया गया है। तो मैं इस वीडियो में वाटरमेलन के कंपेयर करके मैं आप लोग बताऊंगा। तो ठीक है, तो थॉमसन साहब ने क्या किया, एटम को क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन से कंपेयर किया। तो उसमें जो रेड एडिबल पार्ट था, वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा रेड एडिबल पार्ट, ये जो आप लोग खाते हैं वही उन्होंने क्या उनको बताया, उन्होंने बताया वह क्या है पॉजिटिव चार्ज है एटम का। और जो उसमें ब्लैक सीड है उसको उन्होंने कहा कि वह इलेक्ट्रॉन है।
जो कि बीच बीच में वाटरमेलन में है। रेड एडिबल पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि जिस क्या बताया ब्लैक सीड्स को इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा। चलिए अब फिगर को अच्छे तरीके से देखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, बीज के जैसे होते हैं। यहाँ पे जैसे वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स होता है, वैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं वाटरमेलन के सीड्स के जैसे बीच बीच में। तो ब्लैक सीड्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया, और जो पॉजिटिवली चार्ज था उन्होंने रेड एडिबल पार्ट को उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज बता दिया। चलिए, इन्होंने बस मुंह से कह दिया, कोई एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया, बस बता दिया। इसीलिए इनके मॉडल को कोई विश्वसनीय नहीं था, मतलब कोई भी इनके मॉडल पर ट्रस्ट नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था कि कैसे वह तो उन्होंने बस मुंह से बोल दिया, कैसे हम लोग ऐसे ही नहीं मान जाए। कोई भी डिस्कवरी हुई है, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसको साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करके बताया है, इन्होंने बस कंपेयर कर दिया और उन्होंने बता दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और दुनिया के सामने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लाया। उसके बाद आते हैं रुदरफोर्ड भैया, बहुत ही महान ये साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या क्या लिया, थीन गोल्ड फॉयल से, जिससे उन्होंने अल्फा रे को पास किया थीन गोल्ड फॉयल से। थीन गोल्ड फॉयल क्या होता है, ये एक थीन शीट होता है, थीन शीट होता है गोल्ड का, और उनसे गोल्ड फॉयल से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को या अल्फा रे हम लोग कह सकते हैं उसको पास किया। तो क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ। तो जो गोल्ड एटम्स था उससे अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्ट हुए, इधर उधर गए, कुछ कैसे गए हम लोगों ने आगे देखेंगे। तो कैसे गए, ऐसे गए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। कुछ जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स के, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स अल्फा रे पार्टिकल्स के एकदम सीधे चले गए, सीधे एकदम, जो स्ट्रांग हैवी पार्टिकल्स थे वो एकदम सीधे चले गए। इस एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं एक्सपेरिमेंट का इसका नेम क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नेम है अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, इसका स्कैटरिंग SCATTERING, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग इसका जो है एक्सपेरिमेंट नेम है। चलिए कैसे क्या हुआ, जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो एकदम सीधे चले गए, जो कि बहुत स्ट्रांग पार्टिकल्स थे। कुछ जो है थोड़ा टेढ़े हो गए, कुछ ज़्यादा टेढ़े हो गए, कुछ टर्न बैक हो गए, एकदम टर्न बैक हो गए। ये क्या है, ये गोल्ड फॉयल का एटम है, ये गोल्ड फॉयल का एटम है। और ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा क्या है, एक ग्रीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिससे हम लोग ए जो पढ़ते हैं वह निकल के आया है अल्फा से ही। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एकदम सीधे निकल गए, कुछ टेढ़े हो गए, कुछ टेढ़े हो गए, मतलब ज़्यादातर थे वो एकदम सीधे निकल गए, एकदम पास हो गए सीधे। और कुछ थे जो टेढ़े हो गए, और बहुत ही कुछ थे जो कि टर्न बैक हो गए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे टर्न बैक हो गए, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या हो गया, वापस टकरा के आ गया, यहाँ से इस एटम से टकरा के आ गया। चलिए ये क्यों हुआ, क्यों कुछ एकदम सीधे निकल गए, क्यों कुछ टेढ़े हो गए, क्यों कुछ टर्न बैक हो गए, चलिए इसे समझते हैं। जिस अल्फा पार्टिकल्स के पास हाई स्पीड था वह सीधे निकल गए, जिस पार्टिकल्स के पास, और जो पार्टिकल्स
हम लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कुछ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स हैं जो सीधे निकल गए, कुछ जो हैं डिफ्लेक्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए, इधर उधर मतलब टेढ़े हो गए। और 12,000 पार्टिकल्स में से, मतलब हर एक 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से बाई चांस एक अल्फा पार्टिकल्स क्या होता था, बाउंस बैक हो जाता था। मतलब जिस रास्ते से जाता था उसी रास्ते से आ गया। बहुत ही कम 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक जो है बाई चांस अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हुए कि जो है बाउंस बैक हो गए, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आ गए। अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, मतलब जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया उससे हम लोग को क्या सीखने को मिला और हम लोगों ने क्या जाना। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इसमें क्या बताया गया है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो जो हाई स्पीड में अल्फा पार्टिकल्स है वह स्ट्रेट मूव कर जा रहा है, मतलब सीधे चल जा रहा है। तो इससे हम लोग को पता चलता है जो एटम्स हैं उनके स्पेस में बहुत कमी है। जैसे जो एटम्स हैं उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा क्या है, खाली है, बहुत ज़्यादा खाली है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल सीधे चल जा रहा है इससे पता चलता है कि एटम्स में कुछ न कुछ स्पेस जरूर खाली है, मतलब ज़्यादातर स्पेस एटम्स में खाली है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अल्फा पार्टिकल सीधे स्ट्रेट चल जा रहा है, मतलब ज़्यादा स्पेस एटम में खाली है। अब जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है क्या है, इसमें हम लोग पता चल रहा है कि कुछ पार्टिकल जो है एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि पॉजिटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज बहुत लिटिल स्पेस में है, बहुत लिटिल स्पेस में है, बहुत कम स्पेस में है पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो लाइन जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जा रहा है इससे हम लोग को पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें भी कुछ पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, मतलब पॉजिटिव ही पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब शेर ही सवा शेर को मोड़ सकता है। ऐसे ही ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव जब मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसा केस है कि जिसमें अल्फा पार्टिकल्स एंगल पर मुड़ जा रहा है। मतलब हम लोग को इससे ये पता चल रहा है कि एटम्स में पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम स्पेस में है और लेकिन है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, हम लोग ने देखा कि हर एक 12,000 पार्टिकल्स में से 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से बाई चांस वन पार्टिकल्स बैक हो जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है, मतलब जिस तरह जा रहा है उसी तरह आ जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में, जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का पूरा स्पेस का जो मास है, एटम का पूरा जो मास है, होल मास, ये एक ही पार्टिकुलर एरिया में ही है। क्योंकि जब मास और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलेंगे तो अल्फा पार्टिकल जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो इसीलिए मान लीजिए आप लोग खूब तेज दौड़ते जा रहे हैं, खूब तेज आप लोग दौड़ते जा रहे हैं, खूब स्पीड में। अगर आपसे कोई मोटा तगड़ा कोई आदमी खड़ा हो आप लोग और उससे जाकर आप लोग टकरा जाएं तो दो केस होगा, कि तो आप गिर जाएंगे वहीं पर, नहीं तो आप लोग फिर से बैक हो जाएंगे, कुछ दूर आप लोग बैक हो जाएंगे, मतलब जिस तरह गए थे उसी तरह वापस आ जाएंगे कुछ दूर टकरा के। ऐसे ही इसमें क्या होता है, ये बहुत पूरा होल मास है और पॉजिटिव चार्ज एक ही पार्टिकुलर एरिया में है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स वहाँ पे जा रहा है तो वह खुद बैक हो जा रहा है। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन है और ये कंक्लूजन हम लोग का हो गया, मतलब हम लोग क्या पता चला। तो क्या क्या पता चला, एटम में बहुत सारे जो स्पेस हैं वो खाली हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत कम लिटिल स्पेस में है, और जो पॉजिटिव चार्ज और मास है, पूरा एटम का जो होल मास है वह एक ही एरिया में है, एक ही पार्टिकुलर एरिया में दोनों हैं।
तो ये जो है रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसमें न्यूट्रॉन हो गए। न्यूक्लियस में ही क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑर्बिट्स पर होता है। ये जो है ये ऑर्बिट्स हैं, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस को। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चलिए, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल दिए, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल भी दिया एटम के बेस पर। तो ये क्या है, न्यूक्लियर मॉडल में क्या क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एटम्स में बहुत सारे जो हैं स्पेस खाली हैं, ये हम लोग को पता है, और बीच में पॉजिटिवली चार्ज एक सब्सटेंस है जो कि सेंटर में, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों पॉजिटिव चार्ज है। अब आप लोग कहेंगे इसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है तो प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में जितना अमाउंट पॉजिटिव का होता है उतना ही अमाउंट निगेटिव चार्ज का भी होता है। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो दोनों अमाउंट जो है इक्वल होता है, पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव चार्ज भी। निगेटिव चार्ज तो होता नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होता क्या है, न्यूक्लियस जो होता है एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस का जो पूरा एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। मतलब पूरा जो एटम का होल मास होता है वो न्यूक्लियस पर ही आधारित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस का क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, ऑर्बिट्स पर रहता है, सर्कुलर पार्ट्स पर रिवॉल्व करता है। अगर हम लोग एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज पर कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत ही छोटा है। मैं आप लोग बता दूं, इतना बड़ा अगर कोई एटम है, इतना बड़ा एटम, इतना इससे भी छोटा क्या है, न्यूक्लियस है। तभी भी फैक्ट का यहाँ पे बात ये है, यहाँ फैक्ट है, इतना शानदार फैक्ट है कि तभी भी जो पूरा एटम का होल मास है वो न्यूक्लियस पर ही क्या है, न्यूक्लियस पर ही आधारित है, न्यूक्लियस पर ही बेस्ड है। पूरा जो एटम का होल मास है वो न्यूक्लियस पर ही बेस्ड है। मतलब इतना छोटा होने के बावजूद भी पूरे एटम का जो भार है वो न्यूक्लियस पर ही है। चलिए, तो ये जो है ये न्यूक्लियस हो गया, ये आप लोग का जो इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि ऑर्बिट्स पर क्या होता है, रिवॉल्व करता है। और ये जो ऑर्बिट है, ये जो लाइन है, जो सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, ऑर्बिट है। तो क्या ड्रॉबैक, मतलब क्या ड्रॉबैक्स हुई न्यूक्लियर मॉडल से, क्या ड्रॉबैक निकल के आई जो कि रदरफोर्ड द्वारा न्यूक्लियर मॉडल निकाला गया था। तो क्या इसमें ड्रॉबैक आई, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मंजूर नहीं की गई न्यूक्लियर मॉडल में, इसके चलिए बारे में बात करते हैं। सुनिए क्या हुआ, पूरा रामलीला है, इसमें समझिए कहानी है। तो रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियर मॉडल निकाला। न्यूक्लियर मॉडल में रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिट्स पर होते हैं, और न्यूक्लियस का क्या, रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं, तो इसमें क्या होता है, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट नाम के हैं, बहुत ही जाने माने उस समय के साइंटिस्ट थे वो। ये कहते हैं कि अगर ये है, मान लीजिए ये है ऑर्बिटल, और इस पर क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये न्यूक्लियस, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑर्बिट पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर ये रिवॉल्यूशन कर रहा है और ये क्या चल रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन होगा। कैसे एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। मतलब ये चल रहा है तो इसके वेलोसिटी में चेंज आएगी,
वेलोसिटी में मान लीजिए चेंज नहीं आ रही है, ये एक ही स्पीड से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन इसका कुछ अलग है और यहाँ पे आएगा मुड़ेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। तो मैक्सवेल से हमने बताया जब एक्सीलरेशन होता है तो चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल नहीं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अगर वो सर्कुलर मोशन करते हैं तो वह एनर्जी लॉस करते हैं, वह रेडिएट एनर्जी करते हैं, मतलब एनर्जी को लॉस करते हैं। तो जब एनर्जी को वह लॉस करेंगे तो एटम तो रहेगा ही नहीं। कैसे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये एनर्जी को लॉस करेगा तो और पास आएगा और पास आएगा और पास आएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। न्यूक्लियस में मिल जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो एटम ही नहीं रहेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो मैक्सवेल मॉडल को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, न्यूक्लियर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो कि रदरफोर्ड साहब के द्वारा बताया गया था। तो क्या हुआ, तब आते हैं एक भाई साहब जो था, आप लोग ये समझिए थोड़ा, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस पर ही क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन्हीं के कलेक्टिवली को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कलेक्ट अगर हम लोग करें तो उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो तभी आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, नील बोर साहब, ये भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इसे हम लोग ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो नील बोर साहब आते हैं जो बताते हैं और मैक्सवेल मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं क्यों जो है एक्सीलरेशन हो रहा है तो क्यों एटम ख़त्म नहीं हो जा रहा। तो इसको एक्सप्लेन ये करते हैं कौन, नील बोर मॉडल एक्सप्लेन करता है। तो जो बोर मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शन है उसको दूर करते हैं और ये बताते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जो न्यूक्लियस का ऑर्बिट्स पर रिवॉल्यूशन करता है वह एनर्जी को लॉस नहीं करता है। क्यों लॉस नहीं करता, क्योंकि उसके जो ऑर्बिट हैं वो स्पेशल ऑर्बिट हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, और इसको एनर्जी लेवल ऑर्बिट भी कहा जाता है, एनर्जी सेल भी कहा जाता है या एनर्जी लेवल ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्योंकि जो ऑर्बिट्स हैं वो मामूली ऑर्बिट्स नहीं है, ये एक स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, इसीलिए जो है इसमें एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लॉस नहीं करता। तो जो ऑर्बिट हैं उनको कैसे डिजाइन किया गया है, पहले ऑर्बिट को के बोला गया है, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। के एल एम एन सेल बोला गया है, जिस पर जो इलेक्ट्रॉन है क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है। 4 जो हैं ऑर्बिट्स होते हैं, अभी तक आप लोग 4 ऑर्बिट्स को ही पढ़ रहे होंगे और हम लोग को पढ़ना ही है 4 ऑर्बिट्स को भी, और भी होते हैं उसे हम लोग 11th या 12th में हम लोग पढ़ेंगे, ये आप लोग के काम का भी नहीं है, बस ये आप लोग को 4 ऑर्बिट्स के बारे में समझना है। चलिए और क्या बताए, इन्होंने बताया नील बोर साहब ने कि जो इलेक्ट्रॉन है वह की तो लॉस करता है एनर्जी या एब्जॉर्ब करता है जब वह अपने ऑर्बिट को चेंज करता है। मतलब पहले ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जाता है या दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कि तो लॉस करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो क्या करता है समझते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ये अपने एनर्जी को लॉस करते हैं। मान लीजिए ये के क्या है, एनर्जी लेवल है, और एल है, के एल है, समझ जाइए। के एल कोई ऑर्बिट्स है तो एल क्या है, हाई एनर्जी लेवल है के से। मतलब अभी एल से जब वह कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो के ऑर्बिट्स में जाएगा तो वह क्या करेगा, वह
एनर्जी को लॉस करेगा, क्योंकि वह हाई एनर्जी लेवल से, मतलब L जो है हाई एनर्जी लेवल है, इससे वह लो एनर्जी लेवल में जा रहा है, मतलब K ऑर्बिट्स में जा रहा है। तो जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जब एटम जाता है तो वह एनर्जी को लॉस करता है। लेकिन अगर वह लोअर एनर्जी से, मतलब K से L जा रहा है या L से M जा रहा है या M से N जा रहा है, मतलब लोअर एनर्जी सेल से जो है हाई एनर्जी लेवल पर जा रहा है, तब वह क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ नहीं जाते, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहला ऑर्बिट है इसको हम लोग K सेल कहते हैं, और दूसरा जो ऑर्बिट है उसे हम लोग L सेल कहते हैं, तीसरा जो ऑर्बिट है उसे हम लोग M सेल कहते हैं, और जो चौथा ऑर्बिट है उसे हम लोग N सेल कहते हैं। और ये पॉजिटिवली चार्ज है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इसे हम लोग समझते हैं। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिट्स है वो बोर एंड ब्यूरी के द्वारा बताया गया है। देखिए हम लोग को पता है 4 ऑर्बिट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसको हम लोग सेल्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं, जिसको हम लोग KLMN सेल भी कहते हैं। तो अगर हम लोग को बताना हो कि पहले ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, या दूसरे ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, अगर हम लोग किसी भी ऑर्बिट्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना हो तो कैसे हम लोग बताएंगे, क्या करेंगे, हम लोग 2n का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर पहले ऑर्बिट का निकालना है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दूसरे ऑर्बिट्स का निकालना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर पहला का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 ही होगा। मतलब जो पहले ऑर्बिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब हम लोग दूसरा बात करें, दूसरे ऑर्बिट्स का निकालना है तो 2 × 2 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को ये फार्मूला पता होना चाहिए, n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कितना नंबर का ऑर्बिट है वो, दूसरा नंबर का हम लोग को निकालना है, दूसरा ऑर्बिट्स का, तो 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 2 जब 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, × 2 तो 8 होगा। तो दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। अब तीसरा देखें, 2 × थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 करेंगे क्या होगा, 18 होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड ऑर्बिट में, मतलब M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। अब 4 का फाइंड आउट करना है, 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का क्या होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। तो फोर्थ ऑर्बिट में या N सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सेकंड में 8 रह सकता है, थर्ड में 18 रह सकता है, फोर्थ में 32 रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। अगर कोई सेल्स जो है वो फिल है, कोई भी सेल्स जो होते हैं वो स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं। ये नहीं है सेकेंड ऑर्बिट्स जो है या सेकेंड सेल जो है वो खाली है और थर्ड सेल क्या हो गया, भर गया, ऐसा नहीं होगा। जब सेकेंड सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब फिल हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में कितना है, 8 है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तभी थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, वह जाएगा। मैंने आप लोग बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, इसीलिए वह क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोग बताया था, ये
लोअर एनर्जी की तरफ से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, इसीलिए वह एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। इसे भी हम लोग समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेप वाइज मैनर में ऑर्बिट्स को फिल करते हैं। ये नहीं है सेकंड ऑर्बिट्स खाली है और थर्ड ऑर्बिट्स भर गया, या थर्ड ऑर्बिट्स खाली है, थर्ड ऑर्बिट्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स अभी कंप्लीट नहीं हुए तब फोर्थ ऑर्बिट में फिल होना इलेक्ट्रॉन शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा, जब थर्ड ऑर्बिट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा तभी फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे फिल होंगे। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी कंपाउंड्स बनता है, चाहे कोई भी रिएक्शन होता है किसी भी एलिमेंट्स के बीच में, क्यों होता है? क्योंकि या किसी भी एटम के बीच में, क्योंकि वह स्टेबल नहीं होते। जो स्टेबल होते हैं वो अपना जीवन सुखी व्यतीत करते हैं, जो स्टेबल नहीं होते वह बेचैन रहते हैं, इधर उधर किसी से रिएक्शन करते हैं। तो स्टेबल होने के लिए किसी भी एलिमेंट्स में लास्ट आउटर मोस्ट सेल में, मतलब एन सेल में, या जो उसका आउटर मोस्ट सेल होगा, जैसे आउटर मोस्ट सेल होगा, ये जरूरी नहीं है आउटर मोस्ट सेल एन सेल ही होगा, एम भी हो सकता है, के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। समझ में आप लोग को? तो आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए। अगर आउटर मोस्ट सेल किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी भी वो क्या है? स्टेबल है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका पहले ही सेल में ये क्या हो गया? भर गया, 1 हो गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? स्टेबल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको? कि तो इसको 0 करेंगे या इसको 7 ऐड करेंगे 8 करने के लिए, क्योंकि हम लोग पता है आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए स्टेबल होने के लिए या 0 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे जो इजी वर्क होता है उसी को करते हैं। हम लोग क्या करना है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 1 होगा। तो हम लोग को इसको स्टेबल करने के लिए कि तो 0 करना है, नहीं तो 8 करना है। 0 करने के लिए हम लोग को 1 जो है किसी एलिमेंट्स या किसी एटम को दे देना है, 1 को किसी को दे देना है 1 इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तब क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम लोग को ईजी वर्क क्या है? इससे बढ़िया 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी को हम लोग दान कर दें, किसी को दे दें, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग किसी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जैसे हीलियम का हो गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका पहले जो ऑर्बिट्स है उसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करें, इसमें 6 ऐड करें 8 होने के लिए, स्टेबल करने के लिए, या 2 को जो है किसी को दान कर दें, 0 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 किसी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है। तो जिसको हम लोग ऐड करते हैं या जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट किए थे हीलियम में स्टेबल करने के लिए, तो वही 2 क्या हो जाएगा? हीलियम का वैलेंसी हो जाएगा। तो वैलेंसी ही ऐसा ही कुछ होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? आउटर मोस्ट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द एटम्स विच हैव कंप्लीटली फील्ड द आउटर मोस्ट सेल आर नॉट वेरी एक्टिव केमिकली। इसमें क्या बताया गया है? जिस एटम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, मतलब पहले ऑर्बिट में 2 है तो वह कंप्लीटली फिल हो जाएगा, या सेकेंड ऑर्बिट्स में कितना होता है? 4 होता है, तो सॉरी 8 होता है,
तो 8 कम्प्लीटली जब फिल हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो कोई भी एटम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं वह वेरी एक्टिव केमिकली नहीं होते, वह एक्टिव नहीं होते। याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वह एटम क्या नहीं होते, एक्टिव केमिकली नहीं होते, वह एटम एलिमेंट्स एक्टिव केमिकली नहीं होते। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी जो है इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज गिवन बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट्स का, जो कि कैसे हम लोग पता चलता है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे हम लोग को पता चलता है। तो कैसे हम लोग वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, हीलियम का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है जो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि तो इसको 0 करेंगे स्टेबल करने के लिए। वैलेंसी क्यों, वैलेंसी कैसे एलिमेंट्स का निकाला जाता है, जो एलिमेंट्स क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम का पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा। तो दूसरा ऑर्बिट तो होगा नहीं क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन्स अब है नहीं, कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 ही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि तो 0 करेंगे स्टेबल होने के लिए, नहीं तो 8 करेंगे। 8 करने के लिए 6 को ऐड करना पड़ेगा और 0 करने के लिए 2 को किसी को दान कर देना पड़ेगा। तो सबसे इजी वर्क क्या है, 2 किसी को दे देना। तो 2 अगर हम लोग किसी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में तो क्या हो जाएगा, हीलियम स्टेबल हो जाएगा। तो हीलियम का वैलेंसी क्या होगा, हम लोग 2 दान कर रहे हैं, मतलब जो दान करते हैं, जो देते हैं लेते हैं जो नंबर, वही क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। तो हीलियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने आप लोग को वैलेंसी को अच्छे तरीके से मैंने आप लोग बताया भी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, उसे आप लोग समझ लेंगे। अब 2 और चीज आती हैं जो कि है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग को आइसोटॉप्स और आइसोबार्स ही पढ़ना है। आइसोटोन्स भी होता है जिसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ये जो हम लोग काम करना ही है आइसोटोन्स। तो आप लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं आइसोटोन्स नहीं बता रहा हूँ। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आइसोटोप्स क्या होता है, वह एटम्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, पी है, पी मतलब प्रोटॉन, आप लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइसोटोप्स होता क्या है। आइसोटोप्स एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक केमिकली वह क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और नेचर में भी सिमिलर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होते हैं। आइसोटोप्स वह होते हैं, वह एटम्स होते हैं, वह एलिमेंट्स होते हैं जिनका जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है और लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब आइसोटोप्स वह एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास नंबर जो होंगे वो डिफरेंट्स होंगे। तो आइसोटोप्स क्या है, वह एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे। तो आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का सेम हो और उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो बता रहा हूँ, सब्र करिए। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हाइड्रोजन को देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इसका जो एटॉमिक मास है वह क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, 2 हो गया, यहाँ पे एटॉमिक मास 3 हो गया है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। यहाँ पे एटॉमिक मास 1 है तो इसको हम लोग हाइड्रोजन ही कहते हैं। जब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा तो इसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, और जब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 3 हो जाता है तो इसे हम लोग ट्राइटियम कहते हैं, और इसको हम लोग प्रोसियम भी कहते हैं। जिसका अगर एटॉमिक मास 1 रहेगा हाइड्रोजन का तो उसे हम लोग प्रोसियम भी कहेंगे, जब 2 हो जाएगा ड्यूटेरियम कहेंगे, जब 3 हो जाएगा ट्राइटियम कहेंगे। तो ऐसे होता है। क्यों होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये होता है न्यूट्रॉन्स के गड़बड़ी से। कैसे न्यूट्रॉन्स के गड़बड़ी से होता है, हम लोग पता है मास नंबर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम लोग ऐड करते हैं
तब क्या आता है, किसी भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो क्या हम लोग को निकल के आएगा, तो हम लोग का एटॉमिक मास निकल के आता है उस एलिमेंट्स का। तो इसी तरह आप लोगों को पता है एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका वैल्यू जो है वो सेम नहीं होता है। तो इसी तरह यहाँ पे कम हो गया होगा और कहीं पर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गया होगा, तो न्यूट्रॉन्स के ही नंबर के लेन देन के कारण या गड़बड़ी के कारण हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। अब आता है आइसोबार, सॉरी आइसोटॉप को कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, किस क्या यूज होता है, उसके बाद हम लोग आइसोबार के साथ बारे में पढ़ेंगे। तो जो आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं फ्यूल का, वो क्या होता है, यूरेनियम का आइसोटोप होता है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वह कैसे होता है, कोबाल्ट के आइसोटोप से होता है। समझ सकते हैं आइसोटोप कितना हेल्पफुल है हम लोग के लिए। कैंसर का ट्रीटमेंट कोबाल्ट आइसोटोप के कोबाल्ट से होता है, कोबाल्ट के आइसोटोप से होता है, सॉरी। ग्वाइटर आप लोग देखे होंगे जो कि आयोडीन कमी से होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, आयोडीन के आइसोटोप से होता है। तो बहुत ही हेल्पफुल है आइसोटोप्स। अब हम लोग समझते हैं आइसोबार। अब आप लोग कहेंगे आइसोटोप और आइसोबार में बहुत कन्फ्यूजन है सर, कैसे समझेंगे हम लोग, तो मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि आइसोबार और आइसोटोप को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। आइसोबार में क्या होता है दोस्तों, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास जो मास नंबर होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो ऐसे ही एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पे आयरगान का दिया है, आयरगान का आइसोबार है, जहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 40 है। समझ में आया आप लोग को। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम है जहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है और मास नंबर 40 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्गन का भी मास नंबर क्या है, 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मतलब ये एलिमेंट जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं आइसोबार। अब ये कैसे होता है, ये भी न्यूट्रॉन्स के गड़बड़ी से ही होता है, ये भी न्यूट्रॉन्स के गड़बड़ी से ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22 है न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20 है, तभी भी इनको ऐड हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 40 हो रहा है। अगर यहाँ पे भी 22 होता तो यहाँ पे क्या होता है, 41 हो जाता है। यहाँ पे भी 22 होता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, 42 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 22 हो गया है न्यूट्रॉन्स का नंबर, यहाँ पे 21 हो गया है, यहाँ पे 20 हो गया है। तो न्यूट्रॉन्स के नंबर्स के गड़बड़ी से ही क्या होता है, आइसोबार प्रोड्यूस होता है और आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आप कहेंगे आइसोबार और आइसोटोप्स नेम तो एक ही जैसे सुनने में लग रहा है, तो कुछ हम लोग को बता दीजिए जिसे हम लोग को याद रहे। यहाँ पे P है, P का मतलब आप लोग समझिए प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता ही है, तो एटॉमिक नंबर भी हम लोग कह सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास डिफरेंस होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास डिफरेंस होते हैं तो उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। और आइसोबार में आप लोग देखेंगे ए है, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है, ए होता है, कैपिटल ए। तो ए दिया है तो यहाँ पे एटॉमिक मास से हम लोग को पता चल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या पता चलेगा आइसोबार में कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है और वह एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो उन्हें हम लोग आइसोबार्स कहते हैं।
तो यहाँ पे ए से आप लोग समझ सकते हैं एटॉमिक मास का सिंबल ए होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर भी हम लोग कह सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जब आएगा तो आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन ये एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। हम लोग ने एग्जाम्पल को भी देख लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास डिफरेंस है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जब मास 1 है तो इसको प्रोशियम कहते हैं या हाइड्रोजन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा तो उसे ड्यूटेरियम कहेंगे, जब 3 हो जाएगा तो ट्राइटियम कहेंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है आप लोग का फिनिश होता है और हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं हम लोग और हर एक चीज़ों को समझ चुके हैं इस चैप्टर में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और सपोर्ट करें अपने छोटे भाई को कि मैं और एनटीएससी की वीडियो डालूं। और हम लोग एनटीएससी की प्रिपरेशन को करेंगे आपके परीक्षा के 2022-23 सेशन के एग्ज़ाम तक, आखिरी तक मैं आप लोग के साथ रहूँगा। और अभी हम लोग बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसके आंसर को भी समझेंगे। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं जो सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, कोई हम लोग पर प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये जो है ये मेरा प्लानिंग है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।